इमेजिन करो आप एक ऐसी दुनिया में रिकारनेंट होते हो जहाँ पर दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं है, और अगर वहाँ पर कोई है भी तो वो है भयंकर मॉन्स्टर्स। और तुम्हारे लिए एक अच्छी बात ये है कि तुम्हारे पास है वाटर मैजिक। तो क्या तुम उसके भरोसे अपनी जिंदगी बचा पाओगे या मॉन्स्टर्स तुम्हें अपना अगला शिकार बना लेंगे? चलिए देखते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम रियो होता है, वो रिकारनेट होकर एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जो उसके लिए बिल्कुल न्यू होता है। इसके बाद वो बाहर आकर इस वर्ल्ड को देखता है तो पाता है कि उसके जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर वो अपने हाथ में अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल करता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में पानी आ जाता है। इसके बाद अगले सीन में रियो एक एंजल के सामने खड़ा होता है जो उसे कहती है कि काफी समय बाद यहाँ पर कोई आया है और ये उसकी आफ्टर लाइफ नहीं है। वो उसे याद दिलाती है कि कैसे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद रियो भी समझ जाता है कि वो अब मर चुका है और अब वो रिकारनेट होने वाला है। रियो उस एंजल से पूछता है कि उसे उस वर्ल्ड में करना क्या है, तो वो एंजल उसे बताती है कि उसे कोई स्पेशल काम नहीं दिया गया है, वो जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। एंजल की सारी बात सुनने के बाद रियो उससे कहता है कि मेरी लाइफ ऐसी हो जो बिल्कुल शांत हो। तो एंजल रियो को बताती है कि जिस वर्ल्ड में तुम रिकारनेट होने वाले हो उस वर्ल्ड का नाम फी है और काफी सारे लोग वहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहाँ पर इन लोगों की संख्या काफी कम है और तुम सबसे ज्यादा वाटर मैजिक से कंपेटेबल हो, इसलिए तुम्हें वाटर मैजिक दिया जा रहा है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद वो एंजल उसे इस वर्ल्ड में रिकारनेट कर देती है, साथ में उसे एक घर और 2 महीने का राशन भी दिया जाता है। इसके बाद हम फिर से उस एंजल को देखते हैं जो रियो को बताती है कि तुम्हारे घर पर सीधा अटैक नहीं किया जा सकता, बेसिकली तुम्हारे घर के ऊपर एक बैरियर लगा हुआ है। इसके बाद रियो को उस घर में 2 बुक मिलती है जिसमें पहली वाली बुक में मॉन्स्टर्स के बारे में दिया हुआ होता है और रियो देखता है कि उसने ये वाली लैंग्वेज कभी नहीं पढ़ी, फिर भी वो उसे आसानी से समझ पा रहा है। और दूसरी वाली बुक थी जिसमें मैजिक के बारे में लिखा हुआ था और मैजिक वाली बुक को पढ़ने के बाद वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद वो अपने वाटर एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहा होता है और इस एलिमेंट का इस्तेमाल करने में रियो को कोई भी दिक्कतें नहीं आती और वो देखता है कि वो स्पेल को बिना चांट किए इस एलिमेंट का यूज कर सकता है। पर फिर भी रियो इस बात को लेकर बहुत चिंतित होता है कि अगर वो इंचांटेशन कर पाता तो ये काफी अच्छा होता। इसके बाद रियो अंदर आकर अपने वाटर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने बाथ टब को भर रहा होता है और अब वो ये सोचता है कि अब मैं इसे गर्म कैसे करूँ, जिसके लिए वो बाहर आकर लकड़ियों को घिसने लगता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता और लकड़ियां घिसने के बाद वो काफी थक जाता है तो वो जरा सा लेट जाता है। तभी सूरज को देखकर उसे कुछ याद आता है तो वो अपने पास ही रखे पानी पर आइस मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर काफी समय तक कोशिश करने के बाद भी उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो वो सोचता है नहीं, ये ऐसे तो काम नहीं करने वाला। फिर वो दोबारा से कोशिश करता है और इस बार वो सक्सेसफुल हो जाता है और उस बर्फ को निकालने के बाद वो उसे मैग्नीफाई ग्लास की तरह यूज करता है जिससे वो लकड़ियों में आग लगा देता है। जिसके बाद वो पानी गर्म करता है और कई देर तक बात लेता है और बात लेते लेते वो सोचता है कि आज का दिन तो बिल्कुल मजेदार रहा। नहाते हुए रियो ये भी सोच रहा होता है कि क्या वो अपने हाथों से भी गर्म पानी निकाल सकता है, पर इन सब बातों को साइड रखते हुए वो सो जाता है। अगली सुबह उठकर रियो बेफिक्री से खाना खा रहा होता है और खाना खाते हुए उसे एंजल की बात याद आती है कि उसके पास सिर्फ 2 महीने का ही खाना है और जैसे ही खाना खत्म होगा उसे खुद हंट करके खाना लाना होगा। रियो इस बात को लेकर काफी चिंतित होता है कि उसे हंटिंग करने के लिए बाहर जाना होगा और बाहर काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं जो उसे अपना शिकार बना सकते हैं और हंट करने के लिए उसके पास बस एक नाइफ है। जिसके बाद उसे ये तो समझ आ जाता है कि अब उसे अटैक मैजिक भी सीखना होगा वरना उसकी कबर खुद ना तेरा। इसके बाद वो बाहर आकर ट्रेनिंग करने लगता है। इसमें वो अपने वाटर एलिमेंट का तो इस्तेमाल कर ही रहा होता है, साथ ही उसे थ्रो भी कर रहा होता है, जिसे देखकर रियो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग काम आ रही है। लेकिन वो सोचता है कि मेरे इस अटैक में ज्यादा पावर नहीं है तो मुझे कुछ और भी ट्राई करना होगा। जिसके बाद वो वाटर जेट को भी ट्राई करता है पर वो भी ज्यादा दूर तक नहीं जाता। ये देखकर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है और अगले सीन में वो एंजल के पास पहुंच जाता है जहाँ पर रियो ने एंजल से ये पूछा था कि मैं इस वर्ल्ड में मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, क्या तुम मुझे ये बताओगी? तो एंजल उसे बताती है मैजिक इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है, जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा इमेजिनेशन होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग तुम्हारा मैजिक भी होगा। जिसके बाद काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद रियो अपने वाटर जेट इस्तेमाल करने में सक्सेस हो जाता है और वो उसे काफी दूर तक भी भेज पाता है और तो और उसने गर्म पानी निकालना भी सीख लिया है, जिसको देखने के बाद उसे तो मजा सा ही आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो आसमान में भी बर्फ बना सकता है, लेकिन ये प्रोसेस काफी स्लो होता है। इसको देखने के बाद रियो कहता है ये तो काफी मजेदार है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका मैं अटैक बनाऊं। जिसके बाद वो एक आइस क्रिस्टल बनाता है जिसको सामने की तरफ फेंकने का ट्राई करता है, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता और पास ही गिर जाता है। रियो सोचता है मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मुझे इसे पानी की तरह नहीं फेंकना चाहिए। इसके बाद उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आने लगते
देखते हैं। वो सोचता है अगर मैंने इसे फाइट में इस्तेमाल किया तो मेरी मौत पक्की है, लेकिन वो हार मानने वालों में से भी नहीं था, इसलिए वो काफी ज्यादा प्रैक्टिस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपने सारे मैजिक को सही से इस्तेमाल करना सीख जाता है। और इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद उसे लगता है कि उसका सारा माना खत्म हो चुका है, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आइस क्रिस्टल को बनाना सीख जाता है, लेकिन अभी भी इसमें काफी सारी कमियां हैं, इसलिए वो एक जुगाड़ बनाता है और हंटिंग करने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद नदी के किनारे उसे एक क्वार्ट्ज मिल जाता है, जिसको वो पत्थर पर रगड़कर आराम से आग बना सकता है। इससे रियो का एक काम तो आसान हो जाता है कि उसे आग जलाने के लिए सूरज पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है और रात में भी वो आग जला सकता है। अब रियो आग इकट्ठा करने के लिए जंगल में आ जाता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है वो नोटिस करता है कि उसके सामने एक काफी ज्यादा खतरनाक जंगली सुअर है, जो कि उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ दौड़ रहा होता है। ये देखकर रियो की काफी ज्यादा फट जाती है और उसे ये भी याद आने लगता है कि कैसे वो ट्रक के सामने आकर उसका एक्सीडेंट हुआ था। और जैसे ही वो जंगली सुअर रियो पर अटैक करता है, रियो सामने से हट जाता है और उसे याद आता है, अरे मेरे पास तो मैजिक है, मतलब बंदा अभी तक अपनी पुरानी लाइफ में ही जी रहा था। फिर रियो जमीन पर आइस की लेयर बना देता है, जिससे वो सुअर फिसलता हुआ उसकी साइड आ रहा होता है और उसके सामने काफी सारे आइस के कांटे होते हैं, जिस पर लगकर उसका काम 25 हो जाता है। और इसके बाद रियो अपने घर को वापस आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि इस वर्ल्ड में सुअर काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और उससे लड़ने में ही मेरी फट के चौबारा हो गई थी। जब मैं खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ूंगा तो मेरा हाल क्या होने वाला है। जिसके बाद वो उस बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है, जिसमें ड्रैगन के बारे में लिखा हुआ होता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि ड्रैगन काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, एक ड्रैगन पूरे के पूरे शहर को भी तबाह कर सकता है, तो अगर तुम्हारे सामने कोई ड्रैगन आए तो वहाँ से दुम दबाकर भाग लो। इसके बाद जैसे ही वो पेज को टर्न करता है, वहाँ पर एक एंजल के बारे में लिखा हुआ होता है, जिसका नाम आकुमा होता है और ये एक फोलिक एंजल है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। और उस किताब में लिखा हुआ होता है कि जब भी तुम्हारे सामने वो एंजल आ जाए, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रियो मोगली बनकर जंगल में घूमने लगता है, लेकिन उसको बचाने के लिए भालू और बगीरा नहीं आने वाले, उसे खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी। और तभी रियो पर एक काफी बड़ा बाज अटैक कर देता है। रियो शील्ड बनाकर इधर उधर भाग रहा होता है, लेकिन वो बाज रियो को मारने के लिए ईयर स्लेट का यूज कर रहा होता है और उस बाज के पास एक अटैक और भी होता है, जिसे वो अपनी चोट से करता है, जिसे देखने के बाद रियो वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझता है। पर काफी देर तक भागने के बाद रियो को समझ आता है कि भागने से कुछ नहीं होगा, मुझे इसका सामना करना होगा, इसलिए वो भी बाज के ऊपर अटैक करने लग जाता है। पर रियो के सारे अटैक को बाज डोज कर लेता है। इसके बाद जब वो बाज रियो पर झपट्टा मारने के लिए उसके पास आता है, तो रियो अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और जैसे ही वो बाज रियो से टकराता है तो उसकी हवा निकल जाती है, लेकिन बाज अभी भी लड़ने की हालत में होता है, पर उसकी एक आंख फूट चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। और रियो भी सोचता है आज तो बाल बाल बचा। के बाद रियो के सामने एक सर्कट आ जाता है, जिसको देखने के बाद रियो काफी डर जाता है और रियो के सामने ऐसे ही काफी सारे मॉन्स्टर्स भी आते हैं। रियो काफी सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने के बाद अपने एबिलिटी को आराम से यूज करना सीख जाता है और तो और पानी में जाकर वो जायंट ऑक्टोपस को भी मार गिराता है और उसकी वाटर जेट की पावर्स भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, जो एक पत्थर को भी बीच में से काट सकती है। इसके बाद रियो उस सरकटे से लड़ने के लिए उसके पास आ जाता है और वो नोटिस करता है कि एंजल ने जो उसको बुक दी थी उसमें इस सरकटे का कोई जिक्र नहीं है, तो वो कुछ समझ नहीं पाता कि क्या ये एक मॉन्स्टर है या मेरे लिए कोई फरिश्ता। इसके बाद रियो उस सरकटे से लड़ने के लिए उसके पास चला जाता है, पर काफी मशक्कत करने के बाद भी रियो उसे नहीं हरा पाता और उसे हारने के बाद रियो जमीन पर गिर जाता है। और रियो को यह बात अच्छे से समझ आ गई थी कि मैं इस सरकटे से कभी भी नहीं जीतने वाला। अब रियो डेली वहाँ पर रात को जाने लगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये कोई फरिश्ता है जो मेरी ट्रेनिंग करवाने के लिए आता है, क्योंकि उस सरकटे ने आज तक रियो को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और हार भी जाने के बाद भी उसे नहीं मारा। अब वो सरकटा रियो को अपनी तलवार देता है, जिससे रियो को लगता है कि सरकटा ये चाहता है कि मैं इसके तलवार को मास्टर करूँ। इसके बाद वो सरकटा वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से उसी बाज को देखते हैं जो रियो पर फिर से अटैक करता है, जिससे बचने के लिए रियो 5 बर्फ की शील्ड बनाता है, जिसको वो बाज आसानी से भेद देता है और रियो की सारी शील्ड वहाँ पर टूट जाती है। इसके बाद रियो 10 लेयर की शील्ड बनाता है, पर इसको भी बाज आसानी से भेद देता है। रियो उस बाज को हराने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो बाज उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। अब वो बाज एक खतरनाक आवाज निकालता है, जिससे रियो डर जाता है। इसके बाद बाज रियो पर लाइटिंग अटैक करता है, पर रियो उस अटैक से बच जाता है। अब ये फाइट देखते ही देखते काफी ज्यादा इंटेंस होती चली जा रही थी और वो बाज रियो पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। जैसे ही वो बाज रियो पर अटैक करने के लिए आता है, रियो अपनी तलवार उसके चेस्ट में घुसा देता है, जिससे बाज की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन रियो को इस चीज का काफी ज्यादा पछतावा होता है,
है कि उसने इस बाज को मार डाला और वो इसके लिए उस बाज से माफी भी मांगता है। पर अब क्या, अब तो वो मर चुका था। जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट से बाहर निकालता है और वहाँ से चला जाता है। और रास्ते में जाते हुए उसके सामने एक रेड कलर का ड्रैगन आ जाता है और रियो ने ऐसा पढ़ा था कि जब भी उसके सामने ये वाला ड्रैगन आए उसे वहाँ से भाग जाना है। पर वो ड्रैगन अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए रियो से बातें कर रहा होता है, जिसे देखकर रियो भी काफी ज्यादा शौक होता है कि कैसे ये ड्रैगन उससे बात कर सकता है। वो ड्रैगन रियो से कहता है, मैंने काफी समय से अपनी टेलीपैथी का इस्तेमाल नहीं किया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम एक ऐसे बात से मिले हो जो अभी अभी इवॉल्व हुआ है। अरे हाँ, मुझे मिला तो था, लेकिन वो मेरे पे अटैक कर रहा था, इसलिए मैंने उसको मार डाला। मुझे माफ कर देना। क्या तुमने उसे जान से मार दिया? तुम तो काफी कमाल के लड़के हो। तुम्हारे पास ये अजीब सा वेपन कैसा है? जब रियो उसे अपना वेपन दिखाता है तो वो ड्रैगन कहता है, अरे ये तो फेरी किंग की सोड है। अगर ये सोड उसने तुम्हें खुद से दी है तो वो तुम पर काफी ज्यादा भरोसा करता है। फिर ये दोनों बातें करते हैं और बातों ही बातों में कब शाम हो जाती है, इन दोनों को टाइम का पता ही नहीं चलता। इसके बाद रियो ड्रैगन से उसका नाम पूछता है और वो अपना नाम लेविन बताता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और रियो मनी मन सोचता है, ये जो मेरे साथ हुआ वो काफी ज्यादा अजीब था। मुझे नहीं लगा था कि मैं इस ड्रैगन से बात कर पाऊंगा। तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि इस वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। दूसरी साइड एंजल रियो के स्टेट चेक कर रही होती है और वो ये पाती है कि इसके पास एक अजीब सी पावर है। ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया और ये कैसे हो सकता है। तो आज तक बस पहले एक ही बार हुआ है, वो भी पूरे 10,000 साल पहले, जब उसने एक लड़की को दूसरे वर्ल्ड में रिकार्नेट किया था। और यहाँ पर एंजल जिस हिडन पावर की बात कर रही है वो है एटर्नल ट्रूथ, यानी कि वो इंसान कभी भी बूढ़ा नहीं होने वाला। और अगली सुबह जब रियो का मन मछलियां खाने को करता है तो समुद्र किनारे जाता है और वो वहाँ पर देखता है एक शिप जो टूटी हुई थी और उसके आसपास कई सारे लोग मरे हुए पड़े थे। तभी उसे किसी के खांसने का आवाज आता है और वो पास ही देखता है एक बंदा जो खास खास कर होशने आ रहा था। रियो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अब उस बंदे को याद आता है कि उसके साथ ये सब कैसे हुआ। उसे याद आता है कि जब वो शिप में था तब उस पर कई सारे जायंट ऑक्टोपस ने हमला कर दिया था, जिससे उनकी शिप टूट गई थी। ये सारे पानी के अंदर बह गए थे और जैसे ही उस बंदे की आंख खुलती है वो खुद को जिंदा पाता है और वो वहाँ से बाहर आकर देखता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। तभी रियो उसके पास आता है, चलो तुम उठ गए, ये काफी अच्छी बात है। वो बंदा रियो को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि ये बच्चा यहाँ पर कैसे आया, जबकि मैं इसे सेंस भी नहीं कर पाया। पर वो इन सब बातों को रियो को नहीं बताता। वो रियो को अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम एबल बताता है और रियो भी एबल को अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है रियो। और रियो एबल से माफी मांगता है कि मैं बाकी लोगों को नहीं बचा पाया। पर एबल रियो से कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो लोग स्मगलर थे। अब अंदर आने के बाद रियो और एबल खाना खाते हैं क्योंकि एबल को काफी ज्यादा भूख लगी थी और एबल देखता है कि रियो के पास सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़े हैं। और जब एबल रियो से इस चीज के बारे में पूछता है तो रियो उसे बताता है कि ना मेरे पास सुई है ना धागा, तो मैं कपड़े कैसे सिलूं। तो एबल रियो से कहता है कि तुम दुकान जाकर क्यों नहीं लाते। तो रियो कहता है लेकिन यहाँ पर आसपास कोई दुकान भी तो नहीं है, यहाँ तक कि मेरे सिवा यहाँ पर कोई इंसान भी नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, यहाँ पर मेरे सिवा कोई भी नहीं है। एबल ये बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि वो अकेला यहाँ पर कैसे रह सकता है। रियो एबल को बताता है कि मैं एक वाटर मैजिशियन हूँ और वो अपनी पावर से जग भी भर देता है। एबल ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि सेंट्रल प्रोविंस में भी काफी कम लोग हैं जो मैजिक का यूज कर सकते हैं और मुझे भी मैजिक का यूज करना नहीं आता। एबल रियो से कहता है कि क्या तुम मुझे वहाँ पर लेके जा सकते हो जहाँ पर हम पहली बार मिले थे। तो रियो एबल को वहाँ लेकर जा रहा होता है और रास्ते में चलते हुए एबल रियो से पूछता है कि क्या तुम मैजिक के लिए कोई डंडे का इस्तेमाल नहीं करते हो। इस बार रियो कहता है कि यार मेरे पास तो कोई डंडा है ही नहीं। एबल को लगता है कि मैंने फिर से कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया। इसके बाद एबल रियो को अपने पीछे रहने के लिए कहता है क्योंकि अगर कोई मॉन्स्टर भी आया तो उसे संभाल लेगा। लेकिन रियो कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर एबल भड़क जाता है और कहता है अगर तुम बार बार मेरी ऐसी हेल्प करते रहोगे तो मेरी रेपुटेशन का क्या होगा। इसके बाद ये दोनों वापस समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं और वहाँ जाकर ये देखते हैं कि यहाँ से बाकी के लोग गायब हो चुके हैं। ये देखकर एबल रियो से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे को काफी सही समय पर बचा लिया। अगर तुम मुझे उस टाइम पे नहीं बचाते तो मैं भी मारा जा सकता था। हाँ, तुम काफी लकी हो कि मैंने तुम्हें बचा लिया। एबल यहाँ पर कोई चीज ढूंढने के लिए आया था लेकिन काफी समय तक ढूंढने पर भी उसे वो चीज नहीं मिलती, इसलिए वो रियो से कहता है कि मुझे वो चीज नहीं मिली, चलो अब यहाँ से चलते हैं। अब रियो एबल से पूछता है कि फिर तुम क्या करोगे। एबल कहता है मैं दोबारा से लूने टाउन जाना चाहता हूँ और फिर से अपने दोस्तों को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इस पर रियो
रियो कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि वो टाउन कहाँ पर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें शायद नॉर्थ में जाना चाहिए। फिर बाद एबल रियो से पूछता है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे, ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि मुझे रास्ता नहीं मालूम और तुम मेरी मदद कर सकते हो। और एबल रियो को दोस्त कहकर पुकारता है। ये बात सुनने के बाद रियो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर वो बोलता है क्या हम दोस्त बन चुके? अरे हाँ यार, हम दोनों अब दोस्त हैं, तो चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। शाम के टाइम पर एबल और रियो दोनों उसके घर जाते हैं और रियो इन सब चीजों को काफी ध्यान से देख रहा होता है कि क्या पता वो यहाँ पर दोबारा कब आए, और उसे बाकी सब चीजें भी याद आने लगती है कि कैसे वो इस वर्ल्ड में आया और कैसे यहाँ पर रहा। इसके बाद जब वो घर के अंदर पहुंचता है तो वो एबल से कहता है कि मैं किसी को गुड बाय करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे अभी के टाइम पर ही मिलता है, अगर मैं अभी नहीं गया तो वो चला जाएगा। जिस पर एबल कहता है मुझे तो लगा था इसका कोई यहाँ पर जानने वाला नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस चीज में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। और अब रियो उस सरकटे के पास चला जाता है और उसे शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसी ने उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा मदद की थी और उसी के चलते वो यहाँ पर सरवाइव कर पाया। इसके बाद रियो सरकटे से कहता है कि मैं आज रात यहाँ से जाने वाला हूँ और ये आज हमारी लास्ट बैटल होगी, मैं आज जी जान से लड़ूंगा। इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और एज नॉर्मल रियो फिर से हार जाता है और अब वो सरकटा वहाँ से जा रहा होता है, जिस पर रियो उसका दोबारा से शुक्रिया अदा करता है और कहता है तुमने जो भी मेरे लिए किया उन सब चीजों के लिए शुक्रिया। पर जाने से पहले वो सरकटा रियो को एक कोट दे के जाता है। रियो कहता है तुम्हारा फिर से शुक्रिया और मैं इस कोट को प्राउडली पहनूंगा। अब वो दोनों भी वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और रियो भी उस कोट को पहन लेता है। इसके बाद रियो अपने घर को आखिरी बार देखता है और वो चल पड़ते हैं। पर जब वो रास्ते से जा रहे होते हैं तब उनके सामने एक काफी खतरनाक जंगली सुअर आ जाता है, पर एबल अपनी कॉम्बैट स्किल का यूज करके उस जंगली सुअर को एक ही झटके में मार गिराता है। क्या बात है, तो इसे कॉम्बैट स्किल कहते हैं। पर ये होती क्या है? ये एक ऐसी स्किल होती है जिसे तलवारबाज और बाकी लोग इस्तेमाल करते हैं फाइट के दौरान, किंतु तुम एक मैजिशियन हो तो तुम्हें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी। जिसके बाद ये अपनी जर्नी को दोबारा से शुरू करते हैं, लेकिन अब इनके सामने लिजर्ड मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। एबल मना करता है कि हमें उनसे फाइट नहीं करनी, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं और हम मारे भी जा सकते हैं। पर रियो एक वाटर मैजिशियन है तो उसे पहले ही पता चल जाता है कि काफी सारी लिजर्ड मॉन्स्टर पानी के रास्ते उनकी तरफ बढ़ रही है। सुनने के बाद एबल भी काफी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। रियो कहता है वो लिजर्ड मॉन्स्टर काफी सारे हैं तो मुझे अपने मैजिक का भी इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन सारे लिजर्ड मॉन्स्टर्स को मार गिराता है। एबल ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, तुमने ना तो अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया और ना ही कोई स्पेल बोला, फिर ये सब कैसे किया? जिस पर रियो कहता है मेरे हिसाब से वाटर मैजिक अलग होता है तो मुझे ना छड़ की जरूरत पड़ती ना स्पेल की। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। इसके बाद रियो और एबल पानी पीते हैं और आगे बढ़ते हैं। रास्ते में जाते हुए एबल रियो बातें करते हुए जाते हैं तो एबल रियो को करेंसी के बारे में बताता है। इसे देखकर रियो कहता है अरे वाह, मैंने पहले कभी कोई करेंसी नहीं देखी। साथ ही एबल उसे कई सारे एम्पायर्स के नाम भी बताता है और वो उसे एक डेबुआ एम्पायर के बारे में भी बताता है। एक ऐसा नाम है डेबुआ। अब खुले मैदान में आने के बाद उन दोनों पे पत्थरों से अटैक होने लग जाते हैं, पर ये दोनों काफी ज्यादा तेज होते हैं और ये दोनों सारे अटैक्स को रोक लेते हैं। पर तभी इनके आसपास और ज्यादा पत्थर आना शुरू हो जाते हैं, जिसे देख एबल कहता है लगता है हम गलती से अब गोलम के नेस्ट में आ चुके हैं। जियो क्या ये सामने ये भी एक रोग गोलम है? एबल इन सभी को रोकने के लिए अपनी कॉम्बैट स्किल का यूज करता है और एक गोलम के अंदर छेद कर देता है और वो काफी जल्दी रीजनरेट हो जाता है। मेरे पास एक अटैक है, क्या मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? अगले ही पल वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके 10 लेयर की आइस बॉल इस गोलम के ऊपर गिरा देता है, जिससे वो गोलम आइस के नीचे दब जाता है। एबल भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है कि तुमने आखिर ये कैसे किया और ये था क्या? और वो सभी रॉक गोलम्स को हरा देते हैं। तभी उनकी नजर रॉक गोलम पे लगे मैजिक स्टोन पर पड़ती है, जो काफी चमकीला और बड़ा था और उसे लगता है कि इसने काफी सारे मॉन्स्टर्स को हराया है। जिसके बाद वो दोनों उस मैजिक स्टोन को निकाल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब रास्ते में जाते हुए उन्हें एक हिप्पो दिखाई देता है जो काफी ज्यादा बड़ा था और उस हिप्पो पर काफी सारे वाइवंस इकट्ठा होकर हमला कर देते हैं, जिसे देखकर एबल कहता है ये फाइट तो वाइवंस ही जीतने वाले हैं। पर रियो कहता है नहीं, देख लेना, जीतेगा तो हिप्पो ही। हिप्पो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन वाइवंस को चींटियों की तरह मारने लगता है और जोर से दौड़ता है, जिससे सारे वाइवंस जमीन पर आके गिर जाते हैं। जिसे देख रियो कहता है मैंने कहा था ना, जीतेगा तो हिप्पो ही। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये दोनों आग के पास बैठे होते हैं और एबल रियो को डंजन के बारे में
में बता रहा होता है, जिस पर रियो कहता है क्या इस वर्ल्ड में सच में डंजन एग्जिस्ट भी करते हैं, और अगर ऐसा है तो मैं भी डंजन में एक बार जरूर जाना चाहूंगा। तो एबल उसे बताता है कि हम जिस टाउन में जा रहे हैं वहाँ पर भी एक डंजन एग्जिस्ट करता है। ओह, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे काफी कुछ छुपाया है। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद एबल रियो को काफी सारी चीजें समझाता है और वो कई देर तक बातें करते हैं। और अगली सुबह वो वापस अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं। जाते हुए रियो एबल को कहता है कि इन माउंटेन्स को पार करने के बाद हम ह्यूमन टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। एबल रियो से पूछता है कि तुम इन सब चीजों के बारे में कैसे जानते हो? रियो को वो सारी बातें याद आती है जो ड्रैगन ने उसे बताई थी, और ह्यूमन टेरिटरी के बारे में भी उसने ही बताया था, लेकिन ये सारी बातें रियो एबल को नहीं बताता। और अब जब ये दोनों आगे बढ़ रहे होते तो उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देखने के बाद इन दोनों की पटकी हाथ में आ जाती है। एबल को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब करना क्या है। तभी उन दोनों के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो दोनों एक साथ कुछ मीट के टुकड़े आसमान में फेंकते हैं, जिसको लेकर वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है और इन दोनों की जान बच जाती है। रास्ते में चलते हुए ये दोनों उसी मॉन्स्टर की बातें करते जाते हैं। एबल कहता है उसने मेरे को तो बहुत ज्यादा डरा दिया था। रियो भी कहता है मुझे भी बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। वो उसे कहता है अगर हम दोनों उससे भिड़ भी जाते तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता। एबल रियो को बताता है कि आज तक ऐसा कोई भी नहीं बना क्योंकि हिप्पो और उस मॉन्स्टर से पंगा ले सके, और शायद ये बड़े बड़े पहाड़ ही है जो ह्यूमंस को मॉन्स्टर से अलग रखते हैं। और जैसे ये लोग आगे जाते हैं इनके सामने काफी सारे वाइबन्स होते हैं जो अपने शिकार को खा रहे होते हैं। रियो एबल से पूछता है कि क्या हमें इन वाइबन्स से फाइट करनी चाहिए? एबल बताता है कि हमारे मुकाबले में ये कहीं ज्यादा है और यहाँ तक कि काफी सारे कौशल एडवेंचर भी इन्हें नहीं हरा पाते, फिर हम क्या चीज हैं? तो रियो कहता है आगे जाने पर हमारे रास्ते में ऐसे कई सारे मॉन्स्टर्स आने वाले हैं, तो हमें इनका कभी न कभी तो सामना करना ही होगा। और ऐसा बोलने के साथ रियो उनसे फाइट करने के लिए उनके सामने पहुंच जाता है और रियो आगे बढ़कर उन सभी वाइबन्स के पंखों को मैजिक से स्टक कर देता है, जिससे कि वो वहाँ से हिल नहीं पाते। और एबल अपनी कॉम्बैट स्किल का यूज करके उन सभी को मार डालता है। तभी यहाँ पर और भी सारे वाइबन्स आ जाते हैं, पर ये दोनों मिलकर उन सभी वाइबन्स को मार गिराते हैं। जब एबल सभी वाइबन के मैजिक क्रिस्टल को बाहर निकाल रहा होता है तो वो रियो से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इनसे लड़ना इतना आसान होगा। और वो उन सभी वाइबन्स को हराने के बाद माउंटेन्स को क्रॉस कर लेते हैं और अब वो ह्यूमन टेरिटरी के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। अब थोड़े दूर आने के बाद इनको एक सड़क दिखाई देती है, जहाँ पहुंचने के बाद एबल समझ जाता है कि वो कहाँ पर है। वो रियो को बताता है कि थोड़े और आगे जाने के बाद अब टाउन तक पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद ये टाउन के एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद एबल रियो से कहता है कि क्यों ना तुम भी एक एडवेंचर बन जाओ, तुम्हें टाउन के अंदर जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। और इस टाउन में आने के लिए एबल ने रियो के पैसे दिए थे। एबल रियो को बताता है कि मॉन्स्टर से हम जो मैजिक स्टोन इकट्ठा करते हैं उन्हें सीधा हम गिल्ड में बेच सकते हैं, इससे हमें काफी सारा पैसा मिलेगा। साथ ही एबल रियो को ये भी बताता है कि जो एडवेंचर गिल्ड में शामिल नहीं होते वो मैजिक स्टोन कभी नहीं बेच सकते। तभी इन दोनों के सामने खाना आ जाता है और ये दोनों खाना खाने लगते हैं। तो ये खाना काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगता है और वो चटपट उसे खत्म कर देता है। थोड़ी देर वहाँ पर बिताने के बाद ये दोनों लूना टाउन के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर सफर करने के बाद फाइनली ये लूना टाउन पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर एक गार्ड था जो एबल को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। उसको लगा था कि एबल कहीं पर खो गया है, पर एबल उसे बताता है नहीं, मेरी रियो ने जान बचाई है और इसी के चलते मैं यहाँ पर भी पहुंच पाया। और एबल रियो को उससे मिलाता है, जिसके बाद वो गार्ड रियो को शुक्रिया कहता है और हाथ मिलाता है, पर रियो उसका हाथ छोड़ता ही नहीं। रियो की एंट्री फीस देने के बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं और अब एबल रियो को एडवेंचर्स की रैंक के बारे में बताना शुरू करता है। बताता है कि एडवेंचर की जर्नी एफ रैंक से शुरू होती है, अगर वो बी रैंक से ऊपर चला जाता है तो उसे क्वेस्ट भी काफी ज्यादा खतरनाक मिलते हैं। और एबल रियो को ये भी बताता है कि जो एडवेंचर जितना हाई रैंक पे होगा वो उतना ही पैसा कमाएगा, लेकिन तुम्हें तो पैसों की चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे मैजिक क्रिस्टल है। और बातें करते हुए ये दोनों गिल्ड तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों गिल्ड में एंट्री लेते हैं। और वहाँ एंट्री लेने के बाद सारे लोग ऐसे खुश होते हैं जैसे वो सब एबल का इंतजार कर रहे थे, जिसे देखकर रियो कहता है ये बंदा तो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बाहर ही इंतजार करना चाहिए। जब रियो बाहर आ जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को काफी गौर से घूर रहे होते हैं। घूरते घूरते रुक जाते हैं। वो लड़की रियो से कहती है तुम्हारा आउटफिट काफी ज्यादा अच्छा है। वो कहती है मेरे हिसाब से ये कोट फेरी किंग का है और शायद उन्हें तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट है, लेकिन अभी मुझे काफी ज्यादा जरूरी काम है इसलिए मैं जा रही हूँ और हम बाद में जरूर मिलेंगे। लेकिन रियो की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। तभी एबल वहाँ पर आता है और कहता है अरे रियो अंदर आओ ना, और वो रियो को अंदर लेके आ जाता है और सभी के साथ उसे इंट्रोड्यूस करवाता है। बताता है कि इसका नाम है रियो और ये भी एडवेंचर बनना चाहता है, इसका भी मेरी तरह ही ख्याल रखना। और सभी लोग रियो को घेर कर खड़े हो जाते हैं और एबल की जान बचाने के लिए उसे
उसे शुक्रिया कहते हैं और रियो भी इतना प्यार देकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और अब एबल रियो को लेकर एक रिसेप्शनिस्ट के पास आ जाता है जिसका नाम मीना होता है। वो मीना से कहता है कि मैं इसे एंडोर कर रहा हूँ और इसे डी रैंक मिलना चाहिए। सुनने के बाद मीना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो रियो से कहती है कि तुम्हें ये प्रूव करने के लिए फिजिकल टेस्ट देना होगा। और एबल मीना से कहता है कि मैं इस बारे में गिल्ड मास्टर से बात करना चाहता हूँ। और मीना गिल्ड मास्टर को बुलाने के लिए चली जाती है और जब ये दोनों मीटिंग रूम में वेट कर रहे होते हैं तभी गिल्ड मास्टर वहाँ पर आ जाते हैं। वो एबल को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो एबल उसे बताता है कि इस बच्चे का नाम है रियो और इसी ने मेरी जान बचाई है। गिल्ड मास्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपना नाम ह्यूग मोगलस बताता है। साथ ही वो एबल की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया भी कहता है। एबल गिल्ड मास्टर से कहता है कि मैं इस लड़के को इंडोर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका रैंक बढ़ जाए। जिस पर गिल्ड मास्टर जवाब देते हैं कि ऐसा तो तभी मुमकिन है जब ये लड़का अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को प्रूव कर दे। एबल कहता है हाँ मैं इस बात को पहले से ही जानता हूँ इसलिए मैं इसको आपके पास लेकर आया हूँ। ये लड़का मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बात सुनने के बाद गिल्ड मास्टर को एबल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। अगले सीन में वो ह्यूग को वो सारे मैजिक स्टोन दिखाते हैं जिसे देखने के बाद ह्यूग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये सारे मैजिक स्टोन वाइवंस के थे और इतने सारे वाइवंस को मारने के लिए एक पूरी आर्मी की जरूरत पड़ती है। एबल उसे ये भी बताता है कि हमने उन माउंटेन्स को भी क्लियर किया था जिसे सुनने के बाद ह्यूग और ज्यादा शॉक हो जाता है और वो एबल को कहता है कि आज तक किसी ने भी उन माउंटेन्स को क्रॉस नहीं किया। ये सारी बातें सुनने के बाद ह्यूग का दिमाग थोड़ा सा खिसक जाता है। उसे इन सारी बातों पर यकीन नहीं आता। एबल ह्यूग से पूछता है कि क्या ये सारे मैजिक स्टोन काफी है रियो की रैंक अप करने के लिए, जिस पर ह्यूग जवाब देता है अरे हाँ भाई हाँ ये काफी है। और बाकी का कार्यक्रम पूरा करने के लिए रियो ह्यूग के ऑफिस में आ जाता है और रियो से कहता है कि मैं इस बात को काफी अच्छे से जानता हूँ कि एबल एक बहुत ही अच्छा एडवेंचर है लेकिन मैं ये बात भी भली बात ही जानता हूँ कि वो अकेले एक भाई को नहीं हरा सकता। जब इन दोनों की बातें खत्म हो जाती है तभी वहाँ पर मीना आ जाती है और वो रियो का एक इंटरव्यू लेती है और जैसे ही रियो सामने हाथ रखता है उसे उसका गिल्ड का कार्ड मिल जाता है यानी कि अब वो भी एक एडवेंचर बन चुका था। जिसके बाद एबल रियो को लेकर उसके साथ जा रहा होता है ताकि रियो को कुछ पैसे मिल सके क्योंकि उसने एबल को गाइड किया था रास्ता दिखाने के लिए। और वो दोनों बातें करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। बट रियो को कहता है कि मैंने ये बात पहले ही सोच ली थी कि मैं तुम्हें एक स्टाफ दिलाऊंगा, लेकिन रियो कहता है कि मैं स्टाफ का क्या करूंगा, अरे भाई मेरे जादूगर बनकर मैजिक करना। जिस पर रियो कहता है कि मुझे स्टाफ की कोई जरूरत नहीं है और मैं ऐसे ही मैजिक कर सकता हूँ और क्लोज रेंज में मैं स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता हूँ। ये बात सुनने के बाद एबल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो एक जादूगर है फिर भी वो स्वॉर्ड का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और वो रियो से पूछता है कि तुम्हारे पास तो कोई भी स्वॉर्ड नहीं है और तभी रियो उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है। पर एबल को ऐसा लग रहा होता है कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा चाकू है। और एबल से बातें करते हुए रियो को इस वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। यहाँ पर लोगों ने दिन को घंटों के हिसाब से बांटा हुआ है, साथ ही साथ दिन को उन्होंने एक हफ्ता बताया है, महीने में 30 दिन और ये कपड़ों को भी सेंटीमीटर में डिवाइड करते हैं। रियो मन में सोचता है कि यहाँ पर वैसा खाना भी मिल जाता है जो मेरे वर्ल्ड में मिला करता था। इन सब बातों पर गौर करने के बाद रियो को ऐसा लगता है कि शायद से मेरे वर्ल्ड से यहाँ पर पहले भी कोई आया हुआ है, इसी वजह से मेरे वर्ल्ड और इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा समानताएं हैं। दूसरी साइड सभी लोग एबल के आने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। अभी नीना वहाँ आ जाती है और वो रियो को उसके रूम में लेके जाती है जहाँ पर रियो को उसके 2 रूममेट भी मिलते हैं और वो सारे एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी नीना वहाँ पर एक और एडवेंचर को लेकर आती है जो अब से इनका रूममेट होने वाला है, यानी कि अब ये चारों एक साथ रहेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी मेंबर्स रियो के बारे में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि एबल ने उन सभी को रियो के बारे में बता दिया था और उन लोगों को एबल की बातों पर विश्वास नहीं होता कि वाटर एलिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अगर एबल की सारी बातें सही निकली तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान है जो रियो का मुकाबला कर सकता है जिसका नाम है इन्फर्नो मैजिशियन। अब एबल सभी को बताता है कि इन्फर्नो मैजिशियन के बारे में कहा जाता है कि वो अपने मैजिक से पूरी आर्मी को तबाह कर सकता है, वाइवंस को भी वो एक ही झटके में खत्म कर सकता है, तक कि वो पूरे टाउन का नक्शा मैप में से भी गायब कर सकता है। तो इसीलिए उस बंदे को रियो के साथ कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की जिसका नाम रिया होता है, वो कहती है अगर तुमने जो भी रियो के बारे में बताया है वो सब सच है। तो सच में वो लड़का काफी ज्यादा मजेदार है, साथ ही पावरफुल भी है। लिन जो एबल के सामने ही बैठी होती है वो काफी ज्यादा चिंता में होती है कि अगर रियो डेबुआ एम्पायर के साथ मिल गया तो हमारे लिए काफी चिंता की बात हो सकती है। तो एबल कहता है तुम नो टेंशन रहो, उसे डेबुआ एम्पायर का नाम भी पसंद नहीं है। ये बात सुनने के बाद सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि एबल की इस बात में कोई भी सेंस नहीं था। अरे हाँ मैं इस बात को जानता हूँ कि इस बात में कोई भी सेंस नहीं है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर रियो ने उस कोर्स को लिया होता है जिसमें उसे डंजन के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा और सारी थ्योरी खत्म हो जाने के बाद अब प्रैक्टिकल की बारी होती है। टीचर उन सभी बच्चों से कहता है कि आज हमने डंजन के बारे में काफी कुछ पढ़ा है, आज शाम को हम रियल डंजन में जाने वाले हैं। ये सुनकर एमन जो नया एडवेंचर आया था
होता उसकी फट जाती है। वही रियो का साथी बनने वाला है, साथ ही वो उसका रूममेट भी है। टीचर कहता है वहाँ जाने से पहले किसी का भी कोई डाउट है तो वो मुझसे अभी क्लियर कर सकता है, जिसे सुनकर रियो कहता है कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उस डंजन के अंदर इंस्टेंटली जा सके। टीचर को लगता है रियो इंस्टेंट मैजिक के बारे में बात कर रहा है। वो रियो को बताते हैं कि ऐसे डंजन साउथ में एग्जिस्ट करते हैं, पर मैं उन डंजन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। एमन ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है और वो रियो से पूछता है कि तुम इंस्टेंट ट्रेवल के बारे में कैसे जानते हो। अब शाम को ये सारे उस डंजन के सामने आ जाते हैं और ये डंजन पूरे शहर के बीचों बीच उपस्थित होता है। टीचर कहता है तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इस डंजन के अंदर मॉन्स्टर हर साल बढ़ रहे हैं। अति में वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर डबल सिक्योरिटी भी लगाई गई है, ये मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर ना आ पाए। रियो इस बात को समझ जाता है कि टाउन के बाहर जो वॉल लगी है वो हमें मॉन्स्टर से बचाती है। टीचर कहता है तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, वर्ल्ड वार 3 नहीं होने वाला है। इसके बाद ये सभी गिल्ड ऑफिस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर इनका नाम और टाइमिंग लिखी होती है। जब ये सभी डंजन के अंदर जा रहे होते तो एमन की फटना शुरू हो जाती है। रियो उसे शांत करने की कोशिश करता है। डंजन के अंदर जाने के बाद टीचर उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, डंजन की पहली लेयर में इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं होंगे, तो तुम खुद जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। और हाँ, तुम गेट के पास ही रहना। जब रियो और एमन आगे जा रहे होते हैं तभी रियो सेंस करता है कि सामने से मॉन्स्टर आ रहा है और वो एमन से कहता है कि मैं उसे फ्रीज कर दूंगा, तुम उसे मार देना। फिर वो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है जिसका नाम सोल्जर एंट होता है, जिसके बारे में उस मैजिकल बुक के अंदर भी लिखा हुआ होता है और इसे मारने का सही तरीका है उसके गले पे वार करना। फिर रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पर स्टक कर देता है और एमन अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसका गेम बजा देता है। रियो एमन को शाबाशी देता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उसके मैजिक स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। एमन रियो से पूछता है कि क्या ये सब अलाउड है, तो रियो कहता है अरे हाँ, इसी से तो हम पैसा कमाएंगे क्योंकि हम एडवेंचर से और हमारा इनकम सोर्स यही है। के बाद सीन शिफ्ट होता है और ये सभी वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद ये सभी पार्टी कर रहे होते हैं। जिसके बाद एक बंदा रियो को शाबाशी देता है, अरे वाह तुमने तो गजब कर दिया, पहले मिशन पर तुमने सोल्जर आंट को हरा दिया। लेकिन रियो और एमन एक दूसरे को ही क्रेडिट देते हैं। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है चलो कोई बात नहीं, तुमने आखिर ये कर तो दिखाया। के बाद वो पूछता है कि कल तुम क्या करोगे। रियो और एमन डिसाइड करते हैं कि वो दोबारा से उसी डंजन में जाएंगे और इस बार वो थर्ड लेयर तक एक्सप्लोर करेंगे। पर रियो कुछ सोच रहा होता है कि वो आंट मॉन्स्टर पहली लेयर में कर क्या रहा था, लेकिन बाकी सबको रियो की बातें समझ नहीं आती। अभी एबल वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि आंट मॉन्स्टर गड्ढा खोद कर आ सकती है, इसीलिए वो फर्स्ट लेयर में थी। इसके बाद एबल इन सभी के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन वो सभी एबल को जानते हैं। जिसके बाद उनमें से एक बंदा कहता है कि मेरा नाम नील्स है और वो एक स्वॉर्ड मास्टर है, लेकिन मेरी स्किल्स काफी कम है। वो एबल से हाथ मिलाने की गुजारिश करता है और एबल भी उससे हाथ मिला लेता है, जिससे नील्स काफी ज्यादा खुश हो जाता है। एबल रियो को कहता है कि तुम अच्छे से काम करना और सबसे पहले अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना। जिसके बाद पार्टी के बाकी मेंबर भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो एबल से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें तो अभी गिल्ड मास्टर के पास जाना चाहिए, मैं बस इन सभी को गाइड कर रहा था। और वो सभी एबल को जबरदस्ती वहाँ से उठाकर लेके जाते हैं। उनके जाने के बाद ये सभी उनकी तारीफें करते हैं। वो लड़की काफी ज्यादा कमाल की है, बिल्कुल एंजल जैसी। इसी प्रकार जाते हुए एबल भी रियो की बातें कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी है क्या, मैं अभी उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है, पर चिंता वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें उसकी ताकत का जल्दी ही अंदाजा हो जाएगा कि रियो आखिर है क्या चीज। जिसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रियो और एमन दोबारा से डंजन के गेट पर आ जाते हैं और वो दोनों एक साथ मिलकर डंजन में जाते हैं, जो काफी सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। रियो एमन को शाबाशी देता है और कहता है तुमने तो आज कमाल कर दिया। बाहर आने के बाद दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो एमन को कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल काफी ज्यादा कमाल की है और मुझे लगता है कि तुम काफी जल्दी थक जाते हो, इसलिए वो एमन को सलाह देता है कि तुम्हें सुबह जल्दी उठकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। एबल भी सुबह उठकर प्रैक्टिस करता है और तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुम काफी जल्दी स्वॉर्ड मास्टर बन जाओगे। इमोन रियो से कहता है मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक मैजिशियन हो, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल भी काफी ज्यादा पावरफुल है। रियो कहता है हाँ, मुझे मेरे एक मास्टर ने सिखाया था। अब सीन बदलता है और रियो एक लाइब्रेरी में आ जाता है। के पास एक लड़की आती है और कहती है कि अगर तुम एल्केमी के बारे में पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। रियो किताब उठाकर उसे पढ़ना शुरू कर देता है। रियो कहता है कि यहाँ पर तो काफी सारी बुक्स हैं, मुझे कहाँ से शुरुआत करना चाहिए। के बाद वो बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से सूर्य ग्रहण हो जाता है। रियो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और रियो देखता है कि आसपास के सारे लोग गायब होना शुरू हो गए हैं। तो अगले ही पल रियो के ऊपर एक फायर अटैक होता है, पर रियो चौकन्ना होता है। वो अपनी आइस शील्ड बनाकर उस फायर अटैक से बच जाता है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि ये अटैक आखिर किया किसने। तभी ये अटैक किया होगा वो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो लड़की रियो के सामने आ जाती है और रियो से कहती है कि तुम कैसे जिंदा बच गए, तो मैं तुम्हारा खेल खत्म कर देती हूँ। रियो को लगता है कि कहीं ये आकुमा तो नहीं है, अगर ये आकुमा हुई तो मेरी तो आज कब्र बनने वाली है। उसे देखकर रियो वहाँ
से भागता है और वो लड़की रियो पर फायर मैजिक करती है। रियो उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक काफी ज्यादा पावरफुल थे और वो वाला अटैक जाकर सीधा रियो की कोट पर लगता है। तो रियो को उससे कुछ भी नहीं होता और वो लड़की इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि रियो ने जो पहना था वो फेरी किंग का कोट था। अगर वो इसके पास है तो इसे हराना इतना भी आसान नहीं होगा, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करने लगती है। अब ये दोनों आपस में स्वॉर्ड निकाल कर फाइट करने लगते हैं और एक दूसरे का डटकर सामना कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़की पीछे हटकर रियो पर अटैक करने का कोशिश करती है, पर रियो इससे बच जाता है और रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस लड़की पर काफी ज्यादा अटैक करता है। पर उस लड़की की स्पीड काफी ज्यादा होती है, जिससे रियो के अटैक्स का कोई बेनिफिट नहीं होता। रियो इस चीज को समझ नहीं पाता कि ये लड़की इन अटैक्स को डॉज कैसे कर रही है। रियो को लगता है कि ये विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही है। तभी वो लड़की रियो के पास आती है और उस पर कई सारे अटैक कर देती है, तो रियो का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। अब रियो को ये बात समझ आ जाती है, अगर मैं इसके सामने डटकर खड़ा रहा तो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अब वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो रियो पर फायर अटैक करने वाली होती है, पर रियो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। तो देखकर वो लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। आखिर तुम हो कौन और तुम इतनी जल्दी कास्टिंग कैसे कर रहे हो? अगर तुम कोई मॉन्स्टर हो तो मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें मारना होगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। देखते ही देखते ये फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। रियो उस लड़की पर अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन लड़की भी कम नहीं थी, वो भी अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे रियो के बर्फ वाले अटैक पिघल जाते हैं। जिसके बाद वो अपने सामने एक शील्ड बना लेती है ताकि वो रियो के अटैक से बच पाए। पर अपना रियो भी कम कहाँ, वो भी आसमान से अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे अटैक उस लड़की के गाल पर लगता है और वो इंजर्ड हो जाती है। रियो अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है, पर वो लड़की रियो के अटैक को रोक लेती है, अपनी चोट को भी हील कर लेती है। जिसके बाद वो रियो को काफी दूर फेंक कर मारती है और उस लड़की को लगता है कि रियो अब मर चुका है। इसके बाद सूर्य ग्रहण भी हटने वाला होता है, पर तभी उस लड़की पर एसिड रेन होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद रियो फाइट करने के लिए दोबारा से खड़ा हो जाता है, पर सूर्य ग्रहण हटने के बाद वो लड़की कहती है ये लगता है मेरे जाने का वक्त हो गया है। रियो उस लड़की को धमकी देता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जाने से पहले वो लड़की अपना नाम बताती है और वो अपना नाम यूरेगा बताती है और वो कहती है कि तुम आज मुझसे बच गए। फिर रियो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम आकुमा हो। ये सुनकर यूरेका काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो रियो से कहती है तुम सच में हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हो, और वो जाते हुए कहती है कि तुमसे फिर से मुलाकात होगी। पर रियो कहता है कि मैं तुमसे कभी नहीं मिलना चाहता। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे जरूर मिलना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे जैसे यहाँ पर और भी आए, पर तुम्हें बचे रहना होगा क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। और ये सब बोलने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। अब रियो उसके जाने के बाद ये सोचता है अगर मेरे पास ये कोट नहीं होता तो आज तो मैं मर ही जाता। जिसके बाद वो सारी बातों को साइड रख देता है और अपने पैसे निकलवाने के लिए बैंक चला जाता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक होता है कि उसके बैंक में काफी सारे पैसे हैं और वो सोचता है कि अब तो मेरे पास पैसा ही पैसा है। जब वो अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि उसके रूममेट वहाँ पर नहीं होते हैं। तभी वो सोचता है कि मैं फिर से लाइब्रेरी चला जाऊँ, पर खिड़की से वो देखता है कि उसके साथियों को कुछ लोग बुरी तरह मार रहे हैं। तो रियो भी वहाँ पर चला जाता है और जैसे ही वो बंदा रियो को मारने के लिए आता है, रियो अपनी स्वॉर्ड को उसके पेट में घुसा देता है, जिससे वो बंदा वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सारे मेंबर बात ले रहे होते हैं और उसके ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम रीतो होता है वो रियो की चोट को हील कर देता है। और रीतो कहता है अगर ये अटैक तुम्हारे दिल पर लगता तो तुम मारे जा सकते थे। रियो जवाब देता है कि वो अटैक मेरे दिल पर ही आया था, लेकिन मैंने उसे डॉज कर लिया। इसके बाद ये सारे रियो से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी फाइट हो किससे रही थी। रियो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और वो कहता है कि सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रियो के सारे दोस्त वापस डंजन में आ चुके थे। यहाँ पर वो गोब्लिन्स और बहुत सारे मॉन्स्टर्स से फाइट कर रहे होते हैं। काफी मशक्कत करने के बाद ये उन्हें हरा तो देते हैं, लेकिन ये भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। पर रीतो के पास हीलिंग मैजिक की पावर होती है, जिसके चलते वो सभी को हील कर देता है। नील्स कहता है कि इसके बाद इस डंजन में काफी ज्यादा खतरा है तो हमें बाहर चलना चाहिए, और नील्स के कहने पर ये सभी बाहर आ भी जाते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि डंजन के अंदर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर है जिसने काफी सारे एडवेंचर्स को मार डाला है। जिसके बाद रियो प्रैक्टिस करने के लिए बाहर आया हुआ होता है और उसके साथ जो भी रात को हुआ उसे वो सारी बातें याद आ रही होती है। सोचता है कि उस आकुमा की पावर्स काफी ज्यादा है, यहाँ तक कि उसकी फिजिकल स्पीड भी मेरे से काफी ज्यादा है। रियो इस बात को लेकर काफी ज्यादा सोचता है कि वो लड़की अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है और मुझे भी ऐसा कुछ सीखना होगा जिससे मैं उसका मुकाबला कर सकूं। थोड़ी देर सोचने के बाद रियो को कुछ याद आता है और वो अपने नीचे की जमीन को बर्फ में बदल देता है और अपने वाटर जेट का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अपनी स्पीड बढ़ाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो ये सब करने में असफल रहता है। फिर हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन रियो के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही होती है, आखिर रियो कैसे मैजिक करता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और वो
सोचती है एबल ने मुझे कहा था कि रियो आसमान में काफी बड़े आइस क्रिस्टल बना सकता है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। फिर उसे लगता है कि रियो शायद से ओरिजिनल स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, जैसा कि इन्फर्नो मैजिशियन करता है। जिसके बाद सारा भी वहाँ पर आ जाती है। लिन उसे देखकर कहती है तुम्हें देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। वो सारा से कहती है कि वो लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ रही है पर वो चीज उसे अभी तक भी नहीं मिली। लिन सारा से पूछती है कि तुम तो एक क्विस्ट के लिए गई थी, तुम आज ही आई हो? जिस पर सारा जवाब देती है कि हाँ मैं आज ही आई हूँ। जिसके बाद वो सारे मेंबर नीना के सामने आ जाते हैं। के बाद वो नीना को बताते हैं कि डंजन की 5th लेयर में उन्हें गॉब्लिन्स और काफी सारे मॉन्स्टर्स मिले थे। और उन मैजिक स्टोन को अच्छे से देखने के बाद नीना भी ये समझ जाते है कि ये सारे लोग सच बोल रहे हैं। जिसके बाद वो जल्दी से भागकर गिल्ड मास्टर के पास पहुंचती है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। वो भी इन मैजिक स्टोन को देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। जिसके बाद वो नीना से कहते हैं कि हमारे टाउन में अभी कौन कौन सी बी रैंक की पार्टी है। जिसके बाद नीना उसे बताते है कि हमारे टाउन में अभी क्रिम्सन पार्टी, व्हाइट ब्रिगेड है। मास्टर नीना को उन सभी पार्टी को यहाँ बुलाने के लिए कहता है ताकि वो अपना ऑफर उनके सामने रख सके। जिसके बाद हम देखते कि वो सारे युग के सामने पहुंच जाते हैं। युग उनसे कहता है कि नीना से बात करने के पास तुम्हारे पास सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई होगी। साथ ही वो सारे एडवेंचर्स को ये भी बताते हैं डंजन की 5th लेयर में काफी सारे गॉब्लिन्स देखे गए हैं। बल उनसे पूछता है कि आप इस बात को लेकर कितना श्योर हो। वो ये कहते हैं कि मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा श्योर हूँ, क्योंकि जो लोग डंजन के अंदर गए थे वो गॉब्लिन्स के मैजिक स्टोन लेकर यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद व्हाइट ब्रिगेड का लीडर उनसे पूछता है कि फिर आप हमसे क्या चाहते हो। जिसके बाद मास्टर उन्हें बताता है कि मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम डंजन के अंदर जाओ और ये पता करो दोबारा से वहाँ पर ग्रेट टाइटन वॉर शुरू होने वाली है, क्योंकि डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। साथ ही वो उन्हें ये भी बताते हैं कि द ग्रेट टाइटन वॉर 10 साल पहले हुई थी और अभी भी ये मुमकिन है कि वो दोबारा से हो सकती है। और इस काम को करने के लिए यूक उन्हें 100 गोल्ड पॉइंट देते हैं। साथ ही वो उन्हें कहते हैं कि बाकी के 200 मैं तुम्हें काम खत्म होने के बाद दूंगा। एबल उनसे पूछता है कि क्या आप बस इतना ही चाहते हो, पर यूक कहता है हाँ मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि ग्रेट टाइटन वॉर अब कब होगी। उसके लिए हमें तैयारियां भी करनी पड़ेगी और मैंने लॉर्ड को ये सारी बातें पहले ही बता दी है। ये सारी बातें सुनने के बाद ये दोनों पार्टी भी इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हम रियो को देखते हैं जो नॉर्थ साइड वाली लाइब्रेरी में जाने की बात कर रहा होता है। कीटो उससे कहता है अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो तुम्हारा डी रैंक होना जरूरी है। और एक मेंबर और होता है जिसका नाम होता है एमन, और वो कहता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ पर फॉरबिडन टेक्स्ट भी एग्जिस्ट करता है। सुनने के बाद रियो काफी ज्यादा खुश होता है और वो वहाँ से चला जाता है। लाइब्रेरी में आने के बाद रियो उन सब बुक्स को ढूंढने लगता है कि अंदर एल्केमी और आकोमा के बारे में लिखा हुआ होता है। और जब वो वहाँ उन सारी बुक्स को ढूंढ रहा होता है तभी उसे सारा दिखाई देती है। ये दोनों एक दूसरे को काफी गौर से देखते हैं क्योंकि ये पहले भी मिल चुके थे। इसके बाद सीन बदलता है और वो दोनों पार्टी डंजन के गेट पर पहुंच जाती है। वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पर काफी सारे सी रैंक के एडवेंचर्स भी हैं जो कि उन लोगों का साथ देंगे। और जैसे ही यूक उस गेट को खोलने वाला होता है तभी एबल उसे रोक देता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। इसके बाद लीन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके ये पता लगाती है कि डंजन के अंदर आखिर चल क्या रहा है। के बाद वो देख पाती है कि वहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन्स हैं, बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। सुनने के बाद सारे लोग समझ जाते हैं कि ग्रेट टाइटन वॉर शुरू होने वाली है। यूक कहता है सभी लोग तैयार हो जाओ, यहाँ पर कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकती है। के अंदर भी एक नोटिस लगा हुआ होता है जहाँ पर लिखा होता है कि डंजन कुछ समय के लिए बंद है। जिसके बाद एक एडवेंचर वहाँ पर भाग कर आता है और कहता है कभी भी ग्रेट टाइटन वॉर स्टार्ट हो सकती है, इसलिए हमें वहाँ जाना होगा। लेकिन दूसरी साइड रियो और सारा के बीच अलग ही वार्तालाप चल रही होती है। वो दोनों आपस में एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। रियो सारा से कहता है क्या तुम मुझे जानती हो, मेरा नाम है रियो और मैं एक एडवेंचर हूँ। सारा कहती है मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी मैं समझ गई थी कि तुम एक एडवेंचरर हो। इसके बाद सारा जब रियो से पूछती है कि तुम लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो तो रियो जवाब देता है कि मैं तो बस ऐसे ही केमी के बारे में जानने को आया था कि मैं एक गोलम को समन कर सकूं। ये सुनने के बाद सारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है क्या तुम सच में एक गोलम को समन करना चाहते हो, तुम्हारे इरादे तो सच में काफी ज्यादा बड़े हैं। के बाद सारा रियो को लेकर अपने साथ जा रही होती है जहाँ पर रियो को गोलम के बारे में काफी सारी नॉलेज मिल सकती है। साथ ही में वो रियो को बताती है कि मैं भी एक एडवेंचरर हूँ। वो अपनी पार्टी का नाम विंड बताती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे एडवेंचर्स उन गेट को देख रहे होते हैं यहाँ से मॉन्स्टर्स बाहर आने वाले होते हैं, परंतु ये सारे के सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी अचानक वहाँ का एक दरवाजा टूट जाता है और काफी सारे गॉब्लिन्स और मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाते हैं जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूंखार लग रहे होते हैं। एडवेंचर्स भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और वह सभी अपने मैजिक्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ ही कुछ तीरों का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक एक करके उन्हें मार रहे होते हैं। परंतु इनकी भीड़ काफी ज्यादा है जिससे उनकी भीड़ पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि गॉब्लिन्स भी काफी ज्यादा खतरनाक है और वह भी अपने तीर का इस्तेमाल करके काफी सारे एडवेंचर्स को मार डालते हैं। ये फाइट देखते ही देखते काफी ज्यादा खूंखार बन जाती है और इन दोनों के बीच में काफी भयंकर फाइट चलती है। कई देर तक लड़ने के बाद ये सारे
सारे एडवेंचर्स थक जाते हैं और इनके वेपन्स और सप्लाईज भी खत्म होने लगती है और इनके एडवेंचर्स इनकी सप्लाईज को फुलफिल कर रहे होते हैं। इसके बाद इनको लड़ते हुए सुबह से शाम भी हो जाती है और काफी सारे लो रैंक के गोब्लिन्स मारे जाते हैं। जिसके बाद एडवेंचर्स वॉल से नीचे आ जाते हैं और बचे हुए गोब्लिन्स को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर गोब्लिन्स का जर्नल आने वाला है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है और वो दीवारें तोड़ के टाउन में भी जा सकता है। तभी वो देखते हैं कि उनके सामने एक नहीं बल्कि तीन जर्नल्स है। जिसके बाद इनको ये भी रियलाइज होता है कि यहाँ पर गोब्लिन किंग भी आने वाला है। जिसके बाद एबल कहता है कि तुम सब अब फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, हम दोनों मिलकर एक एक जनरल को हराने वाले हैं और तुम दोनों मिलकर किसी एक को। जिसके बाद ये सारे मिलकर इन गोब्लिन जनरल से फाइट करना शुरू कर देते हैं और ये सभी इन गोब्लिन जनरल्स पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एबल नोटिस करता है कि डंजन के अंदर से उन पर एक अटैक होने वाला है और वो उन सभी को पहले ही सचेत कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डंजन के अंदर से एक काफी खतरनाक विंड अटैक बाहर आता है जिसे ये सारे डॉज कर लेते हैं, पर उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा होती है जिससे वो तीनों जनरल मारे जाते हैं। इनके सामने अब गोब्लिन का किंग आ चुका था जो दिखने में काफी ज्यादा बड़ा और खूंखार था। जिसके बाद इन सभी की फाइट शुरू हो जाती है और एबल और फेल्प मिलकर उसका सामना कर रहे होते हैं और एबल अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसकी पीठ में घुसा देता है। फेल्प ये कहता है कि इससे भी यह नहीं मरा। एबल कहता है मुझे पता था कि इस अटैक से उसको कुछ भी नहीं होगा। एबल लिन से कहता है कि क्या तुम तैयार हो। लिन जो काफी देर से अपने मैजिक स्पेल को कास्ट कर रही होती है, वो अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस गोब्लिन किंग पर हमला करती है और वो अटैक इतना जोरदार होता है कि उस किंग की छाती में छेद हो जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है और ये ग्रेट टाइटन वॉर यहीं पर खत्म हो जाती है। जिसको देखकर ये सारे लोग काफी ज्यादा चीयर करते हैं क्योंकि इन्होंने गोब्लिन्स को एम्पायर के अंदर आने से पहले ही मार डाला। इसके बाद एबल और फेल उस मैजिक के बारे में बात कर रहे होते हैं जिसे लीन ने किया था। फेल कहता है इस अटैक को करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है लेकिन ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इसे तुम हमारा स्पेशल अटैक भी कह सकते हो, जो कि सच में काम कर गया। जिसके बाद रियो भी गिल्ड में आ जाता है और वो देखता है कि सारे लोग पार्टी कर रहे हैं पर वो ये समझ नहीं पाता कि आखिर ये पार्टी कर क्यों रहे हैं। इसके बाद गिल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो काफी स्ट्रेस में होता है क्योंकि सभी लोग तो पार्टी कर रहे हैं लेकिन उसके पास बहुत सारा काम है। जिसके बाद नील्स रियो को समझाता है कि अब ग्रेट टाइटन वॉर खत्म हो चुकी है और इसी के चलते हम पार्टी कर रहे हैं, तुम्हें भी इंजॉय करना चाहिए। इसके बाद ये सारे एबल की तारीफें कर रहे होते हैं। तभी एबल भी वहाँ पर आ जाता है। एबल उन्हें बताता है कि मैंने जिस स्किल का यूज किया था उसका नाम है परफेक्ट शेडो। के बाकी साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो रियो से पूछते हैं क्या तुम सच में आसमान में एक आइस वॉल बना सकते हो। रियो जवाब देता है और कहता है अरे हाँ ये तो मेरे सिर्फ बाएं हाथ का खेल है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो के सारे दोस्तों के पास कोई काम नहीं बचता क्योंकि 1 महीने के लिए डंजन बंद है और इन सभी के पास अब कोई भी काम नहीं है। अभी रियो भी वहाँ पर आ जाता है और वो रियो से पूछते हैं क्या तुम भी यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आए हो। रियो उन्हें कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ एल्केमी की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ आया हूँ। और रियो जो चीज यहाँ पर लेने के लिए आया होता है वो सच में काफी ज्यादा महंगी होती है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो चीज 50 गोल्डन कॉइन में आती है। रियो तुम तो सच में काफी ज्यादा अमीर हो। जिसके बाद रियो कहता है क्या तुम मेरी पार्टी में शामिल होना चाहोगे। रियो कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 5-5 गोल्ड कॉइन दूंगा। चीज सुनने के बाद सारे लोग काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। रियो उनसे कहता है जो भी ऑर्ब तुम यहाँ पर मेरे लिए लेकर आओगे उसे मैं 25 गोल्ड कॉइन में खरीद लूंगा। अच्छा फिर तो ठीक है, हम सब तुम्हारे लिए काम करेंगे। तभी रियो को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ही वो विंडो से देखता है उसे पता चलता है कि कुछ नाइट्स एक लड़की को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं और वो उसके साथ मजे करने की बात कर रहे होते हैं। तभी उस लड़की का साथी वहाँ पर आ जाता है और वो उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करता है और एक नाइट को धक्का दे देता है जिससे वो नाइट गुस्सा हो जाता है और जैसे ही वो नाइट उस लड़के पर हमला करने वाला होता है वो तभी नीचे गिर जाता है। वो नाइट पूछता है तुमने ये क्या किया। दोबारा से खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन फिर से वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो लड़का कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी फेल भी वहाँ पर आ जाता है। वो पूछता है कि तुम सारे यहाँ पर कर क्या रहे हो। गार्ड फेल को धमकी देते हैं कि तुम हमारे रास्ते में मत आओ वरना हम तुम्हें गिल्ड मास्टर से कहकर निकलवा भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि फेल के फादर एक कमांडर रह चुके तो इन सभी के फटकार हाथ में आ जाती है और वो सारे यहाँ से भाग जाते हैं। फेल उन दोनों से कहता है तुम दोनों सच में काफी ज्यादा बहादुर हो। तभी उसकी नजर रियो से मिलती है। वो कहता है तुम्हारा नाम रियो है ना। एबल ने मुझे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बताया है और मुझे ये भी पता है तुमने ही उस बंदे को अपना मैजिक का इस्तेमाल करके नीचे गिराया था। फेल्प की बात कंप्लीट होने से पहले ही उसके साथी वहाँ पर आ जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। जिसके बाद रियो और एबल साथ में बैठे होते हैं और एबल काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। रियो उससे कहता है कि मुझे ऐसे लगता है तुम्हें किसी से प्यार हो गया है, कहीं वो रिया तो नहीं है। एबल कहता है अरे नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और एबल उसे कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। जिसके बाद ये दोनों बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं। एबल रियो को बताता है कि हमारे यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर आ रहा है जिसके कुछ नाइट्स है जो अब भाग चुके हैं और वो करप्ट निकले। लेकिन तभी उन दोनों की नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जिन्होंने अपना
अपना चेहरा छुपाया हुआ होता है और वो इन दोनों को देखने के बाद यहाँ से खिसक लेते हैं, पर इन दोनों को उनके ऊपर शक हो जाता है, इसलिए ये उनका पीछा करने लगते हैं और उनका पीछा करते हुए ये एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वो सारे बंदे इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर रियो अपने आइस मैजिक से उन सभी के अटैक को रोक रहा होता है। वो सारे लोग हार जाते हैं। तभी एबल देखता है कि नीचे कुछ गिरा हुआ होता है। रियो एबल से पूछता है कि क्या ये कोई एल्केमी का टूल है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ, पर एबल उसे मना कर देता है क्योंकि ये एक एविडेंस है और इसे मैं अपने पास रखने वाला हूँ। और वो दोनों मिलकर उन सारे गुंडों को बांध देते हैं। जिसके बाद एबल उनके बेजेस को देख रहा होता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये सारे ही सी रिंग के एडवेंचर्स थे और फेल्प भी अकेला कहीं जा रहा होता है। तभी उसके पीछे कुछ नाइट्स आ जाते हैं। नाइट्स कहते हैं तुम वही हो ना जिसने हमारी पहले बेइज्जती की थी, और अब वो फेल्प को मारने की धमकी दे रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक ये सारे बंदे फ्रीज हो जाते हैं और फेल्प के साथ ही वहाँ पर आ जाती है, जो कि इन्फर्नो की इंचांटेशन करती है और ये सारे के सारे लोग जलकर राख बन जाते हैं। इसके बाद ये इन्वेस्टिगेटर भी गिल्ड मास्टर के सामने आ जाते हैं। गिल्ड मास्टर उनसे पूछता है कि तुम आज ही यहाँ पर आए हो और सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि डंजन को आज खोला जाए और तुम्हारे साथ में कुछ एडवेंचर्स को भेजूं तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना। तभी एक बंदा कहता है कि हमें किंग ने परमिशन दे दी है कि हम यहाँ की सारी चीजों को यूज कर सकते हैं और तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। पर गिल्ड मास्टर उनको समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, जिससे वो बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और दूसरे वाला बंदा उसे शांत करता है। ये बंदा कहता है कि कुछ भी हो हमें डंजन को तो खोलना ही होगा। गिल्ड मास्टर उनसे कहते हैं कि अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आएगी, ना कि यहाँ की गिल्ड और एडवेंचर्स के ऊपर। और ये सारे लोग मास्टर की इस शर्त को मंजूर कर लेते हैं। वो गिल्ड मास्टर से पूछते हैं कि क्या एडवेंचर्स हमारे साथ जाएंगे, तो गिल्ड मास्टर जवाब देते हैं कि ये तो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। रियो जैसे ही गिल्ड में जा रहा होता है तभी उसे एक लड़की मिलती है। वो लड़की रियो से कहती है कि मुझे भी अंदर लेकर चलो, मुझे यहाँ पर एक लेटर को डिलीवर करना है। अब वो लड़की एबल को वो वाला लेटर दे देती है जिस पर लिखा था कि हमें सारे के सारे इन्वेस्टिगेटर्स को सपोर्ट करना है। वो डंजन के अंदर जा रहे हो। एबल कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि डंजन को बंद कर दिया गया है, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पावरफुल लोग यहाँ पर आए हो और उन्होंने डंजन को खुलवा दिया हो। तभी एबल कहता है कि डंजन काफी ज्यादा खतरनाक है और एबल बताता है कि वहाँ पर एक ई रैंक की पार्टी गई थी जो वापस कभी भी लौट कर नहीं आई और उनका जो लीडर था वो एस रैंक का था, वो तक भी वापस लौट कर नहीं आ पाया। एबल कहता है कि हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि इस डंजन के अंदर आखिर चल क्या रहा है। रियो कहता है चलो एक काम करते हैं, फिर हम उस डंजन से दूर ही रहते हैं। रियो के जाते ही वो लड़की जो लेटर लेके आई थी वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और अपना नाम नेटालिया बताती है। वो बताती है कि वो एक वाटरमेज की फैमिली से बिलोंग करती है। लीन उस लड़की से पूछती है कि कभी तुमने क्या ऐसे कास्टल के बारे में सुना है जो बहुत दूर से ही आइस बॉल बना सकता है और वो भी आसमान में। नेटालिया इसके बारे में बताती है कि नहीं, मैंने ऐसी चीज के बारे में कभी भी नहीं सुना। एबल लीन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी भी रियो के पीछे पड़ी हो। और ये बात सुनने के बाद नटालिया भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि क्या सच में ऐसा मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। रिया उस लड़की को बताती है कि हाँ, जो लड़का अभी यहाँ से गया है वो ऐसे मैजिक को कास्ट कर सकता है। जिसके बाद ये सारे बैठकर रियो के बारे में ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। एबल उन सभी से कहता है कि अगर रियो कभी भी हमारे खिलाफ हो जाता है तो हमें कभी भी उससे फाइट नहीं करनी है, क्योंकि हम चारों मिलकर भी उसे कभी नहीं हरा सकते। तो हमारे लिए अच्छा ऑप्शन यही होगा कि हम उसके सामने सरेंडर कर दें। लेकिन ये बात तो साफ है कि रियो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर सीन चेंज होता है और ये सारे लोग डंजन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन सभी के पास में एक यंत्र होता है जो माना डिटेक्ट कर सकता है और वो सारा डेटा उनकी टीम के पास भी भेज देगा, क्योंकि टेंट के अंदर बैठे होते हैं। जिसके बाद एबल भी ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एल्केमी भी काफी ज्यादा कमाल की चीज है। अभी ये सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब ये इस डंजन के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन वो ये भी डिसाइड करते हैं कि आज बस वो थर्ड लेयर तक ही जाएंगे। दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे बंदे रियो के लिए अर्ब लेकर आ जाते हैं और रियो भी उन्हें पेमेंट कर देता है। ईटो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि डंजन को वापस से स्टार्ट कर दिया गया है और वहाँ पर सिर्फ डी रैंक और उससे ऊपर वाले एडवेंचर्स ही जा सकते हैं, मतलब कि हमारा वहाँ पर कोई भी काम नहीं। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एबल उन सभी को बताता है कि हमें इस डंजन के अंदर आए हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि वो 7 लेयर्स को भी पार कर चुके हैं। साथ ही इन्वेस्टिगेशन टीम को भी अंदर कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लगता है हमें और भी अंदर जाना पड़ेगा। पर तभी एबल वहाँ पर कुछ बंदों को नोटिस करता है जो कुछ ज्यादा ही जल्दी में होते हैं। रिया उनसे कहती है कि इन सभी को ऐसा लग रहा होगा कि जो मॉन्स्टर्स बाहर आए हैं वो डंजन के काफी ज्यादा अंदर होंगे और ये सारे लोग रॉयल सेंट्रल से बिलोंग करते हैं। दूसरी साइड गिल्ड मास्टर उन्हें बता रहे होते हैं कि जो ई और एफ रैंक के एडवेंचर हैं वो डंजन में नहीं जा सकते, तो इसीलिए उन सभी को कुछ और भी काम दिया जाएगा। और वो उन्हें बताते हैं कि हम दूसरी जगह से खाना इंपोर्ट कर रहे हैं और व्हाइट ब्रिगेड पार्टी उन्हें सेफ्टी दे रही है। अगर तुम में से भी कोई हेल्प करना चाहता हो तो वो हमें बता सकता है। तभी रियो गिल्ड मास्टर से पूछता है कि उस वॉर के दौरान जिन मॉन्स्टर्स को मारकर मैजिक स्टोन रिकवर किया गया था वो
लोग किस कलर के थे। गिल्ड मास्टर रियो से कहता है कि तुम काफी ज्यादा तेज हो, और वो रियो को बताता है कि हमें जो मैजिक क्रिस्टल मिले थे उनका कलर कुछ पेल जैसा था, यानी कि हल्का पीला। यहाँ तक कि गोब्लिन और उनके जनरल के मैजिक स्टोन का कलर भी सेम था। जिसके बाद अगले सीन में वो सारे डंजन के एक अजीब से गेट के सामने आ जाते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि ये गेट उन्हें किसी और जगह से कनेक्ट कर रहा है और वहाँ पर कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। जिसके बाद वो सारे अपने इक्विपमेंट्स को तैयार कर लेते हैं, पर जैसे ही वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट को चालू करते हैं वैसे ही वो लोग कहीं और टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और तो और एबल और उसकी टीम भी कहीं और टेलीपोर्ट हो चुकी है। और जैसे ही बाहर बैठी टीम को इस सभी बातों के बारे में पता चलता है वो सभी बहुत ज्यादा शौक होते हैं। और उस टेंट में नटालिया भी बैठी होती है, जो भी ये देखकर काफी ज्यादा शौक होती है कि डंजन के अंदर से सारे एडवेंचर्स की रीडिंग भी गायब हो चुकी है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे लोग किसी अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्रिम्सन पार्टी और सारे एडवेंचर्स होते हैं। जिसके बाद दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर क्लिप और उसके साथी अलग हो चुके थे। एक बंदा क्लिप से पूछता है कि हम लोग कहाँ पर हैं, तो क्लिप जवाब देता है कि मेरे हिसाब से हम टेलीपोर्ट हो चुके हैं और वो गेट ही इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है जिससे हम यहाँ पर पहुंचे हैं। जिसके बाद इन सभी को ये बात क्लियर हो जाती है कि जो ग्रेट टाइटन वॉर हुई थी वो कहीं ना कहीं इस चीज से लिंक है। लेकिन तभी क्लिप मनी मन कुछ सोचने लगता है और वो सोचता है अगर मैंने इस रास्ते को डिस्कवर कर लिया तो मैं इन सभी का हेड बन सकता हूँ। पर इन सभी को ये चीज मालूम नहीं है कि काफी सारे मॉन्स्टर इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी साइड सारी की सारी बाहर बैठी टीम काफी ज्यादा शौक होती है कि आखिर ये सब हुआ क्या और वो सारे एडवेंचर्स की रीडिंग गायब कैसे हुई। पर तभी वो देखते हैं कि उन सारे एडवेंचर्स की रीडिंग वापस आ चुकी है और दोबारा से फिर से गायब हो जाती है। जिसके बाद एक बंदा वहाँ पर आता है और वो उनसे पूछता है कि क्या डंजन में कुछ अजीब चल रहा है। वो लोग उस आदमी को बताते हैं कि हमारे लोग अभी अभी डंजन में गए थे, वो भी एडवेंचर्स के साथ, पर पता नहीं क्या हुआ अचानक से उनकी रीडिंग गायब हो गई। और साथ ही उसे वो ये भी बताते हैं कि थोड़ी देर के लिए 40वें फ्लोर से उनकी रीडिंग आई थी और फिर वापस दोबारा से गायब हो गई। ये सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि आज तक कोई भी एडवेंचर 38 फ्लोर से आगे नहीं जा पाया। जिसके बाद एक बंदा कहता है कि अंदर एक और भी पार्टी है जिसका नाम है क्रिम्सन पार्टी। नटालिया ये बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद नीना ह्यूग को आकर सब कुछ बताती है कि कैसे एडवेंचर्स गायब हो चुके हैं और वो ह्यूग को बताती है कि डंजन के गेट पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ह्यूग ये सोचता है कि डंजन के गेट पर कौन इंसान है जो मेरा इंतजार कर रहा है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और रियो लाइब्रेरी में कुछ बुक्स को ढूंढ रहा होता है, पर रियो को वहाँ पर वो बुक्स नहीं मिलती और उसे ये बात भी याद आती है कि वो पहली बार यहाँ पर जब आया था तब उसे सारा यहाँ मिली थी। और रियो ये सोचकर काफी ज्यादा हरास हो जाता है। लेकिन तभी सारा यहाँ पर आ जाती है। सेरा रियो से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे हो। रियो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं पास्ट की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकूँ और स्पेशली ग्रेट टाइटल वॉर के बारे में। सेरा उसे बताती है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सेरा रियो से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है एक्लिप और ग्रेट टाइटन वॉर के बीच में क्या संबंध है। तभी रियो से जवाब देता है कि हाँ मुझे भी कुछ लगता है कि उनके बीच में कोई तो संबंध है। सेरा भी कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। और सारा रियो से पूछती है कि तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो। तो रियो से कहता है कि अरे बस मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मैजिक स्टोन के बारे में बता सकती हो। और वो रियो को सारी बातें बताना शुरू कर देती है। तो रियो सेरा से पूछता है कि अभी भी जो गोब्लिन्स मारे गए उनके मैजिक स्टोन का कलर पेलता है, ऐसा क्यों। सेरा उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो सारे मॉन्स्टर अभी अभी ही स्पॉन हुए हैं। तो रियो उससे कहता है कि मैंने ये बात पहले कभी नहीं सुनी कि इतने सारे गोब्लिन्स एक साथ स्पॉन हुए हो और साथ में उनके जनरल्स भी। और सेरा और रियो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा कहता है कि मुझे लगता है इस डंजन में हम कहीं और ही टेलीपोर्ट हो चुके हैं। और तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके सारे डिवाइस सही से काम कर रहे हैं, यानी कि बाहर बैठे लोग हमारे लिए मदद भी भेज सकते हैं। पर जैसे ही रिया आसपास के इलाके को देखती है वो नोटिस करती है कि ये इलाका बिल्कुल सेंचुरी स्क्वायर की तरह है, जो कि एक तरह का हाई रैंकिंग डिफेंसिव स्पेल है और इसे हाई रैंक के प्रीस्ट कास्ट कर सकते हैं। एबल रियो से कहता है कि फिर तो हम एक ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। और वो लिन से कहता है कि तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल करो और यहाँ के बारे में पता लगाओ। जिसके बाद लिन अपने मैजिक का स्पेल करके ये पता लगाती है कि यहाँ से 500 मीटर दूर काफी सारे इंसान हैं और वो लगभग 1000 है। एबल इस चीज को समझ जाता है कि क्लीव और उसके बाकी के साथी भी यहाँ पर आ चुके हैं और एबल उनसे कहता है कि चलो उनकी तरफ चलते हैं। जिसके बाद यूग भी उस बंदे से मिल जाता है और वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि सारे के सारे एडवेंचर 40वें फ्लोर से गायब हो चुके हैं और दोबारा भी वहीं पर दिखाई दे रहे हैं और फिर से गायब हो जा रहे हैं। तभी वो बंदा कहता है हम भी वहाँ पर जाने का रिस्क नहीं ले सकते, वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। जिसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि ग्लिप की टीम के ऊपर काफी सारे अटैक हो रहे होते हैं और वो उन अटैक्स से बचने के लिए शील्ड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पर उनमें से काफी बंदे ऐसे भी होते हैं जो शील्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते। जिसके बाद सामने से कई सारे मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहे होते हैं। क्लिप उन्हें देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये सभी उन मॉन्स्टर से फाइट करने के काफी ज्यादा ट्राई कर रहे होते हैं, पर इनके अटैक्स का उन पर कोई भी असर नहीं होता। तभी एबल और बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। रिया उन्हें देखकर
काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो पहचान जाती है कि ये सारे डेविल्स है और ये गॉड और एंजल्स के काफी बड़े दुश्मन है। साथ ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, यहाँ तक कि मैजिक का भी इन पर कोई असर नहीं होता। और यहाँ हम देखते हैं कि सारे के सारे मैजिशियन उन डेविल्स पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिया ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि इन डेविल्स पर मैजिक का कोई असर नहीं होता, लेकिन मैजिक से वो सारे डेविल मर रहे हैं। तभी वो बूढ़ा कहता है कि हमेशा ही ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जिसके बाद वो सारे मैजिशियन उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं और उन डेविल्स की तादाद काफी ज्यादा होती है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि समय रहते अगर ये खत्म नहीं हुए तो इनका माना भी खत्म हो सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इन सभी के पीछे एक और डेविल है जो इन सभी का बॉस लग रहा था। वो बूढ़ा ये कहता है कि हमारी पावर्स खत्म होती जा रही है। जिसके बाद एबल कहता है कि तुम सारे पीछे हट जाओ, अब हमारी बारी है। और ये बोलते हैं सारे के सारे एडवेंचर्स उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एबल उन सभी को मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है, साथ ही उसके साथी भी उसका सहयोग दे रहे होते हैं। डेविल भी उन सभी पर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद ये सभी मिलकर डेविल्स को मारना शुरू कर देते हैं और उन्हें छट्टे का दूध याद दिला देते हैं। और ये फाइट देखते ही देखते काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन का माना खत्म हो चुका है और वो जमीन पर गिर जाती है और उनके सामने अभी भी 6 डेविल बचे हुए होते हैं। तभी रिया उन सभी से कहती है कि जो इनके पीछे खड़ा है मुझे लगता है वो इन सभी का प्रिंस है, क्योंकि उसकी दोनों ही आंखें अलग अलग कलर की होती है। एबल भी ये सोचता है कि शायद से ये वही डीमन लॉर्ड है जो अभी तक अवेकन नहीं हुआ। और अब एबल उस डीमन लॉर्ड को देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि मैं उस प्रिंस को छोड़कर बाकी के सारे डेविल्स को मारने जा रहा हूँ। और एबल उन सभी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी हम देखते हैं कि ये प्रिंस उन पर हमला कर देता है और उन्हें पीछे कर देता है। और वो अचानक से एबल के सामने आकर खड़ा हो जाता है और एबल पर एक जोरदार हमला करता है, पर एबल इसे डॉज कर लेता है। एबल मन ही मन सोच रहा होता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा फास्ट भी। फिलिप के साथी भी उस डेविल को हराने की काफी ज्यादा कोशिश करते हैं, पर उस डेविल को कुछ भी नहीं होता, यहाँ तक कि वो उसे हिला भी नहीं पाते। और बाकी के डेविल भी इन सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे ये सारे लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तो और उनकी शील्ड भी टूटना शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो प्रिंस एबल पर हमला करने के लिए आता है तभी एबल अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसे मारने का कोशिश करता है, पर वो प्रिंस काफी ज्यादा फास्ट होता है, इसलिए वो उसके अटैक को डॉज कर देता है। और जैसे ही वो प्रिंस एबल को मारने वाला होता है तभी रियो वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। एबल रियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। रियो उन्हें जवाब देता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। रियो एबल से कहता है कि अगर मैं इस डेविल को मार दूं तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना। एबल रियो को कहता है कि ये एक डेविल प्रिंस है तो इसे संभल कर ही रहना पड़ेगा। रियो कहता है अरे हाँ भाई ये जो भी हो, लेकिन मैं इससे डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जैसे ही रियो उन सभी को मारने के लिए आगे जाता है वो सारे डेविल रियो पर भी हमला कर देते हैं, पर रियो उन सभी के अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। और रियो अपने वाटर जेट का इस्तेमाल करके बाकी बचे हुए डेविल्स को मार डालता है। जिसके बाद वो प्रिंस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है चलो अब फाइट शुरू करते हैं। इसके आगे की फाइट हम अगले एपिसोड में देखेंगे। और अभी तक आपको ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर सकते हो।